नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो मैंने लास्ट में वीडियोस बनाया था, उस वीडियो में नक्षत्रों की बात की थी। बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैंने वो वीडियो बनाया था। आज हम उस नक्षत्रों को पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह नक्षत्रों की बात की गई है, पूर्ण रूप से इन्हीं ग्रह नक्षत्रों पे आधारित होता है। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही मनुष्य का स्वभाव, उसकी जीवन शैली, गुण धर्म इत्यादि का पता चलता है। और जिस नक्षत्र में मनुष्य जन्म लेता है, वह नक्षत्र उसके आने वाले जीवन पर काफ़ी अपना असर छोड़ता है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। उन ग्रहों में पृथ्वी भी है, जो अपनी धुरी पर घूमती हुई पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और ये एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी का आधा भाग सूर्य के सामने होता है, वहाँ दिन होता है, और पृथ्वी का विपरीत भाग जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, वहाँ अंधेरा होता है, यानी रात होती है। तो जहाँ पृथ्वी के हिस्से में रात होती है, वहाँ से यदि हम लोग आकाश में देखते हैं तो हमारे आकाश में कई सारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और कई जगह तारों का समूह या किसी प्रकार का पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी के दूसरे हिस्से जहाँ दिन होता है, वहाँ सूर्य की रोशनी के कारण तारे दिखाई नहीं देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि दिन के वक्त आकाश में तारे गायब हो जाते हैं। तारे पूरे अंतरिक्ष में है, पूरे आकाश में है। तारे दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि वो तारे हमारे पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़ता है तो यह प्रकाश तारों के प्रकाश से कई गुना ज़्यादा होता है, जिससे कि तारों से आने वाली प्रकाश पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से तारे दिन में दिखाई नहीं देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में लगभग 10,000 करोड़ आकाश गंगा है और हर आकाश गंगा में तकरीबन 20,000 करोड़ तारे हैं। परंतु हमारे आकाश गंगा में कुछ ऐसे भी तारे हैं जो पृथ्वी से देखने पर तारों का समूह बनकर दिखाई देता है, और यही तारों का समूह जो आकाश में किसी प्रकार की आकृति या वस्तु बनती दिखाई देती है, इन्हीं को नक्षत्र कहते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम की तरह घूमती हुई प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती हुई पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। प्राचीन भारत के महर्षियों ने आकाश मंडल के तारों को पूर्व पश्चिम गति से 27 भागों में विभक्त किया है तथा प्रत्येक भाग का नाम नक्षत्र रखा है। इसलिए यदि हम लोग ध्यान देकर देखेंगे तो यह प्रतीत होगा कि 27 नक्षत्रों की माला पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम जाती हुई दिखाई देती है। अंतरिक्ष में चंद्रमा की गति और पृथ्वी के चारों ओर घूमने की ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। चंद्रमा पृथ्वी की पूरी परिक्रमा 27.3 दिनों में करता है और 360 डिग्री की इस परिक्रमा के दौरान तारों के 27 समूहों के बीच से गुजरता है। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा के संचार गति को नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में पूरे आकाश मंडल को गोला बनाते हुए 27 नक्षत्रों में विभाजित किया है और इन 27 नक्षत्रों को 12 भागों में बांटा है, जिसे 12 राशियों के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब इस विराट आकाश में अनंत कोटि तारागण हैं, तो भारतीय ज्योतिष ने अपने गणित फलित आदि में 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों को ही क्यों प्रधानता दी। इसका मुख्य कारण यह है कि आकाश में एक प्रायः गोल अर्थात लंबोत्तरा मार्ग है। इस मार्ग में पृथ्वी निरंतर चक्कर लगाया करती है। आकाश में कोई सड़क नहीं है, न कोई मील के पत्थर लगे हैं ताकि ग्रहों की दूरियां का पता लगाया जा सके। तब यह मालूम कैसे पड़े कि पृथ्वी कितना चल चुकी है और अब कहाँ है। इस समस्या को हल करने के लिए
जिस मार्ग पर पृथ्वी घूमती है उस पर या उसके आसपास स्थित नक्षत्रों में से 27 नक्षत्र चुने गए और ये नक्षत्र स्थिर होते हैं। ग्रह तो घूमते रहते हैं किंतु नक्षत्र अपनी जगह स्थिर रहते हैं। इन 27 नक्षत्रों से वही काम लिया जाता है जो मील को नापने के लिए पत्थरों से लिया जाता है। पृथ्वी के गोलाकार मार्ग को 27 नक्षत्रों में बांटने की व्यवस्था इसलिए की गई है कि आकाश में निश्चित स्थान का निर्देश किया जा सके। वर्ष के प्रारंभ में पृथ्वी अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभिक बिंदु पर रहती है। भारतीय ज्योतिष में महर्षियों ने इन 27 नक्षत्रों को 108 चरणों में एवं 12 राशियों में बांटा है और इन 27 नक्षत्रों को 12 राशियों से यदि डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक राशि के हिसाब से 3-3 नक्षत्र होंगे। चूँकि इस 360 डिग्री की गोलाकार नक्षत्र को 12 से डिवाइड करते हैं तो एक भाग जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, यानी एक राशि जो होगी वो 30 डिग्री की होगी। और फिर 108 चरणों को 12 राशियों में बांटा जाए तो प्रत्येक राशि में 9 चरण होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र बनेंगे और एक नक्षत्र में 4 चरण होंगे, यानी 108 को 27 से डिवाइड करते हैं, 27 नक्षत्रों से डिवाइड करते हैं तो एक नक्षत्र में 4 चरण होंगे। अब इस 360 डिग्री की गोलाकार नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों में डिवाइड करने पर प्रत्येक नक्षत्र का अंशमान कैसे निकाला जाए, चलिए चलते हैं। गंगा को 360 डिग्री का गोला बनाते हुए 3 भागों में बांटा गया है, नक्षत्र, चरण और राशि। अब इन 27 नक्षत्रों को अंश या डिग्री में कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डिग्री को अंश कहते हैं, मिनट को कला कहते हैं, सेकंड को विकला कहते हैं। तब यहाँ ये सवाल उठता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री या 1 अंश में 60 मिनट होते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो 360 डिग्री में 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 से तो 21,600 मिनट निकलता है। जब 27 नक्षत्र बराबर 21,600 मिनट होगा तो एक नक्षत्र बराबर कितने होंगे, तो 21,600 को 27 से डिवाइड करते हैं तो एक नक्षत्र का मान 800 मिनट निकलता है, यानी 800 कला निकलता है। अब इस 800 मिनट को या कला को अंश में बदलने के लिए फिर 60 से डिवाइड करते हैं। जब 60 से 800 को डिवाइड करते हैं तो इसका भागफल 13 निकलता है और जो शेष बचता है वो 20 होता है। इसका मतलब 13 डिग्री 20 मिनट का ये नक्षत्र एक नक्षत्र हुआ। तो अब यहाँ प्रमाणित हो चुका है कि 3 से 60 डिग्री को 27 नक्षत्रों में यदि बांटा जाए तो प्रत्येक नक्षत्र का जो मान निकलता है 13 अंश 20 कला का होता है, या यूं कहें 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। नक्षत्रों के नाम हैं अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और सबसे लास्ट में रेवती नक्षत्र होता है। 12 राशियों के नाम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशियां हैं। अश्विनी नक्षत्र का विस्तार 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक है। इसका चारों चरण मेष राशि में आते हैं। भरणी नक्षत्र का विस्तार 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक है। इसके भी चारों चरण मेष राशि में आते हैं। कृतिका का विस्तार 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री तक होता है, लेकिन कृतिका नक्षत्र का एक ही चरण मेष राशि में रहेगा, क्योंकि हमने पहले बताया था कि प्रत्येक राशि में 9 चरण होते हैं, 3 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक जो राशि होती है 30 डिग्री तक का ही होता है। इस वजह से कृतिका नक्षत्र का मात्र एक चरण ही मेष राशि में रहेगा और जो बाकी के जो 3 चरण बचते हैं ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। इस वजह से कृतिका का विस्तार 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री का न होते हुए
26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक ही मेष राशि में रहेगा। और कृतिका के जो 3 चरण वृषभ राशि में जो आते हैं, फिर 30 डिग्री कंप्लीट होने के बाद यहाँ 0 डिग्री से प्रारंभ करेंगे तो इसका विस्तार 10 डिग्री तक ही रहेगा। रोहिणी नक्षत्र का चारों चरण वृषभ राशि में आते हैं, इसका विस्तार 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा। मृगशिरा का जो विस्तार है 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा। फिर से हम यहाँ रिपीट करते हैं कि मैंने पहले बताया था कि प्रत्येक राशि में 9 चरण होते हैं, 3 नक्षत्र होते हैं और 30 डिग्री का ही प्रत्येक राशि होता है। इस वजह से यहाँ देखा जाए तो कृतिका का 3 चरण, रोहिणी का 4 चरण और मृगशिरा के सिर्फ 2 ही चरण रहेंगे वृषभ राशि में, जो कुल मिला के 9 चरण कंप्लीट हो जाते हैं। इस वजह से मृगशिरा नक्षत्र का जो विस्तार है 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक ही ये वृषभ राशि में रहेगा और बाकी के जो 2 चरण बच जाते हैं ये मिथुन राशि में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस वजह से मृगशिरा नक्षत्र का जो विस्तार है 0 से प्रारंभ करते हुए 6 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा। फिर आते हैं आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण मिथुन राशि में आएंगे, इसका विस्तार 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक रहेगा। फिर जो पुनर्वसु नक्षत्र है इसके 3 चरण मिथुन राशि में आएंगे और 1 चरण जो बच जाते हैं ये कर्क राशि में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण, पुनर्वसु के 3 चरण मिलाकर के 9 चरण पूरा कर देते हैं। इस वजह से पुनर्वसु का जो विस्तार है जो 20 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक होना चाहिए, पुनर्वसु के मात्र 3 चरण मिथुन राशि में होने की वजह से इसका विस्तार 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक ही सीमित रहेगा। फिर पुनर्वसु का जो 1 चरण बच जाता है वो कर्क राशि में आता है, तो इसका विस्तार 0 से प्रारंभ करते हुए 3 डिग्री 20 मिनट तक ही रहेगा। पुष्य नक्षत्र के 4 चरण कर्क राशि में आते हैं, इसका विस्तार 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा। फिर आश्लेषा नक्षत्र आता है। आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण कर्क राशि में आते हैं और ये 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक रहेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कर्क राशि का 30 डिग्री यहाँ समाप्त हो जाता है। तो इस तरह देखा जाए कि प्रत्येक जो राशि होती है वो 30 डिग्री का होता है, प्रत्येक राशि में 9 चरण होते हैं और प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। इस क्रम से आगे ऐसे ही सिंह राशि का, कन्या राशि का, तुला राशि का और भी अन्य राशि क्रम से बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ देखें प्रत्येक राशि के 3-3 नक्षत्र होंगे और प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होंगे। हर नक्षत्र को उनके अक्षरों से चरणाक्षर किए गए हैं और प्रत्येक राशि में मात्र 9 चरण होने की वजह से शेष बचे हुए चरण नेक्स्ट जो राशि आती है यानी अगली राशि में वे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सबसे पहले मेष राशि में आते हैं तो मेष राशि के 3 नक्षत्र हुए अश्वनी, भरणी, कृतिका। अश्वनी में 4 चरण होंगे, भरणी में 4 चरण होंगे और कृतिका के 1 चरण होंगे। कृतिका के शेष 3 जो चरण बच जाते हैं वो वृषभ राशि में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कृतिका के 3 चरण होंगे, रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा के 2 चरण होंगे, क्योंकि 3, 4, 2 यहाँ 9 चरण कंप्लीट हो जाएंगे। मिथुन राशि में आते हैं तो मिथुन राशि में 3 नक्षत्र हुए, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। मृगशिरा के 2 चरण, जो वृषभ राशि में मृगशिरा के 2 चरण बच गए थे वो मिथुन राशि में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आर्द्रा के 4 चरण, पुनर्वसु के 3 चरण। यहाँ पुनर्वसु में 3 चरण है और 1 चरण जो बचते हैं वो कर्क राशि में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कर्क राशि में पुनर्वसु के 1 चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण, आश्लेषा के 4 चरण, यहाँ 9 चरण कंप्लीट हो जाते हैं। पुनः आते हैं सिंह राशि में। सिंह राशि में मघा नक्षत्र में 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी में 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी में 1 चरण। अब यहाँ उत्तरा फाल्गुनी में 1 चरण है और 3 चरण जो बच जाएंगे वो कन्या राशि में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो कन्या में जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है इसमें 3 चरण होंगे, हस्त में 4 चरण, चित्रा में 2 चरण। फिर यहाँ 2 चरण ट्रांसफ़र हो जाएंगे तुला राशि में। तो तुला राशि में जो चित्रा नक्षत्र आती है उसमें 2 चरण होंगे, स्वाति के 4 चरण, विशाखा के 3 चरण। वृश्चिक राशि में आते हैं तो यहाँ विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा 3 नक्षत्र होते हैं इनके। विशाखा के 1 चरण होंगे क्योंकि विशाखा के 3 चरण तुला राशि में थे, तो यहाँ 1 चरण जो बच जाते हैं वो वृश्चिक राशि में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अनुराधा के 4 चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र के
4 चरण। फिर धनु राशि में आते हैं। धनु राशि में जो मूल नक्षत्र होते हैं इसके 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा में 4 चरण, उत्तराषाढ़ा में 1 चरण। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण, घनिष्ठा के 2 चरण। कुंभ राशि में घनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण, पूर्व भाद्रपद के 3 चरण और सबसे जो अंतिम राशि आती है मीन राशि आती है, उसमें पूर्व भाद्रपद के बचे हुए कुंभ राशि के जो पूर्व भाद्रपद के 3 चरण थे वो 1 बच जाते हैं, वो 1 चरण मीन राशि में आते हैं। उत्तर भाद्रपद के 4 चरण, रेवती नक्षत्र के 4 चरण। इस हिसाब से देखा जाए तो हर चरणों के अक्षरों से यहाँ चरणाक्षर किए गए हैं। यही वो 108 चरण होते हैं जब कोई व्यक्ति प्रभु की उपासना कर रहा होता है और वो माला को फेरता है। माला को फेरते वक्त किसी मंत्रों का वो जाप करता है। दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक माला में 108 दाना होते हैं। 108 दाना क्यों होते हैं? यही लॉजिक है नक्षत्रों का चरण, जो इस माला के एक एक दाना नक्षत्रों के एक एक चरण को छूते हुए वह उस शक्ति तक पहुंचता है जिनकी वो उपासना कर रहा होता है। यही वजह है कि एक माला में 108 दाना होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण को ज्योतिष शास्त्र में अक्षर से निर्धारित किया है, यानी किसी व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, जिस चरण में हुआ है, उसका नाम उसके जन्मकालीन नक्षत्र के चरणाक्षर पर ही उसका नाम रखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है तो कृतिका नक्षत्र का पहला चरण अ अक्षर से स्टार्ट होता है, तो उस व्यक्ति का नाम अ से ही होगा। यानी अ से अश्विन भी हो सकता है, अमर भी हो सकता है, आनंद भी हो सकता है, कुछ भी अ नाम से आप रख सकते हैं। मैंने जो लास्ट में वीडियो नक्षत्र के बारे में बताया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, आप लोग को यदि मेरे वीडियोस थोड़ा सा भी पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ये इतने विस्तार से आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। मैंने अपने इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है और बहुत ही विस्तार से बताया है। दोस्तों, इसी के साथ हम विदा होते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।